हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बिग बॉस बिग आइडिया और आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, फाउंडर एंड एमडी हीरानंदानी ग्रुप। डॉक्टर हीरानंदानी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। इनकी इंट्रोडक्शन की तो मैं बात क्या करूं, हम सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। ही इज अ रियल एस्टेट टाइकून ऑफ इंडिया। ही इज एक्रेडिटेड विद द टाइटल ऑफ मैन बिहाइंड रीडिफाइनिंग द स्काईलाइन ऑफ मुंबई। बहुत सारी प्रेस्टिजियस पोजीशन डॉक्टर होल्ड करते हैं और अभी वो वाइस चेयरमैन है नेडेटको के। हीरानंदानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रीमियम रियल एस्टेट डेवलपर है वो हमारे देश के, और 40 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं वो इस बिजनेस में। वेलकम टू द शो डॉक्टर हीरानंदानी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, हम जब अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश ने काफी रेजिलियंस दिखाई है इस पूरे 2 से 2.5 साल के क्राइसिस में। अब जब डेवलप्ड मार्केट्स आर गेटिंग इनटू रिसेशन, हमारा देश अभी भी स्टैंड कर रहा है इंटरनल कंजम्पशन स्ट्रांग होने के चलते हुए। हम अपनी रेजिलियंस बरकरार रखे हुए हैं। अब हम चर्चा सुन रहे हैं $7 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा देश हो जाएगा 2030 तक, 5 ट्रिलियन इन नेक्स्ट 5 years। हाउ इम्पोर्टेंट will be the role of real estate sector in this growth trajectory that we are targeting, because real estate एक ऐसा सेक्टर रहा है जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए माना जाता है। गीतू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऐलान किया है कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 साल में करना है और 7 साल के अंदर हम तो $7 ट्रिलियन करना है, वो कोई नामुमकिन तो नहीं है। जरूर हमें मेहनत करनी है, सरकार को करनी है, प्राइवेट सेक्टर को करनी है। और मैं समझता हूं कि आज की तारीख में हम देखें, जहां विश्व में पूरा रिसेशन चल रहा है, फिर भी हमारी करेंसी स्टेबल है। यूरो डाउन हो गई, दूसरे देश में डाउन हो गई, इन्फ्लेशन आज यूके में 10% के आसपास चल रहा है, अमेरिका में कठिनाई है। और हम वैसे देखा जाए कि दूसरे देशों से हमारी सिचुएशन बहुत बेहतरीन अच्छी है। तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी जो ताकत है वो एक स्टेबलाइज ताकत हो गई है। जो पहले हम समझते थे कि विदेश में कोई हिचकिचाहट हो जाए तो उसकी जो ट्रेमर्स है देश को जरूर लगते। एक बड़ी बात हुई, जैसे FIIs की इन्वेस्टमेंट्स बाहर चली गई क्योंकि वहां का जो ब्याज का भाव है वो बढ़ गया, उनके फेडरल रेट्स बढ़ गए। तो जो FIIs है हिंदुस्तान में पूरे विड्रॉ कर दिए। तो हम अगली बार जो हुआ था तब स्टॉक मार्केट एक गिर पड़ा था। लेकिन अब देखा जाए तो हम जितना भी अब देखते हैं कि जितना भी लोग वहां से खींच कर दिए, लेकिन हमारे देशवासियों को ये भरोसा है कि ये स्टॉक मार्केट जिएगा। मुझे पता नहीं है कि जिएगा कि नहीं, लेकिन लोगों को एक भरोसा है कि हमारा देश में हम भरोसा रख सकते हैं। इसलिए इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड्स, SIPs, ये सब जारी है कि स्टॉक मार्केट में हम डालते जाए। तो एक जो बड़ी बात है कि हमारी एक रेजिलियंस, इंटरनल रेजिलियंस हो गई है। हम विदेश के ऊपर नहीं भरोसा करते। दूसरी बात जो रही है वो है कि हमारी एनर्जी की प्रॉब्लम्स, एनर्जी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे 80% जो एनर्जी की रिसोर्सेस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो पूरा विश्व से हम इंपोर्ट करते हैं। और जहां भाव बहुत बढ़ गया, अभी थोड़ा कम हुआ है, $100 से कम हो गया, 80 हो गया, लेकिन जो बाहर जो पहले बोझा बढ़ गया था उसके हिसाब से मैं समझता था कि हमारे देश का तो बहुत कठिनाई आने वाली है। लेकिन हम उस समस्या को भी हम ढल दिए। मैं क्यों कहना चाहता हूं कि मैं बताना चाहता हूं गीतू जी कि हमारी एक हम पास कर दिए जहां हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ काफी हो गई है। जरूर हमारा विश्व से हमारा कनेक्शन है और जारी रहेगा। हम इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स में जारी है, दूसरे आइटम में जारी है, लेकिन हमारी इंटरनल रेजिलियंस भी काफी मजबूत है। तो ये दोनों बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात है कि हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे देश लगभग सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन गिना जा रहा है और शायद थोड़े दिन में हम हाईएस्ट नेशन होगा। यंग पॉपुलेशन 35 से कम बहुत ही बढ़ गया है। तो वो हिसाब से
ओवरऑल जो रेजिलियंस, बाइंग पावर, वर्किंग पावर बढ़ रहा है। तो ये सब देखा जाए तो हम पॉजिटिव इंडिकेशन देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी जरूर बढ़ेंगे, लेकिन आज की तारीख में 7% है, जरूर ये कम है। मेरे अंदाज से हमें जो टारगेट्स मिलना है उनके लिए हमें मिनिमम 10% से प्लस जाना है, तो ये टारगेट्स को हम पहुंच पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं जैसे दूसरे 4-6 महीने निकल जाएंगे और भी ये परिवर्तन जो आएगा, और होपफुली रशिया यूक्रेन की जो जंग है वो भी पूरा हो जाए, ईश्वर करे कि वो भी हो जाए, तो ये जो एक्सटर्नल नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो सेटल डाउन हो जाए। जैसे ही होता है वो मैं समझता हूं कि हमें जो स्ट्रेंथ हमने लाया है उसमें ये बहुत बड़ी बात है कि हम इसका उपयोग कर सकेंगे। तो मेरे अंदाज से इंटरनल स्ट्रेंथ, एक्सटर्नल कैपेबिलिटी एंड चाइना इफेक्ट। चाइना इफेक्ट में क्यों कहता हूं, क्योंकि पूरे विश्व में लोगों को अब चाइना ऊपर भरोसा टूट गया है। हम अगले 20 साल में मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोर्ट कर दिया चाइना को, अमेरिका ने किया, यूरोप ने किया, हिंदुस्तान ने किया, सब लोग ने किया, क्योंकि वो समझते थे कम भाव में हमें कोई आइटम मिल रही है, तो छोटी चीज पेन हो या कोई बड़ी केमिकल्स हो या फार्मास्यूटिकल्स हो, हम सब इंपोर्ट करते रहते थे। तो आज के तारीख में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हिंदुस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली है जहां हम ये सेकेंड पोजीशन जरूर ले सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रीमियर रोल चाइना का रहा है उसको हम एक्चुअली कैप्चर कर दें, और एक दिन ईश्वर चाहे तो हम उसमें भी नंबर 1 हो सकते हैं। लेकिन वो चैलेंजिंग है, क्योंकि अब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जरूर हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है कि जितना चाइना को भी हम मुकाबला करें। लेकिन होपफुली जो हमारे अलग अलग स्कीम्स सरकार ने, वित्त मंत्री ने लिए हैं, उसके कारण PLI की स्कीम्स दिए हैं, उसके कारण शायद मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़ोतरी हो सकती। चौथी बात है सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर्स की ग्रोथ भी बहुत बेहतरीन रही है, और जैसे भी विश्व में हम समझते थे कि हमारे सर्विसेज सेक्टर को चैलेंज हो जाएगी, वो नहीं हुआ है, और सर्विसेज की बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये सेक्टर में भी हम अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, ये सरकार आई थी, उसके पहले हम लगभग 3-4 किलोमीटर नेशनल हाईवेज करते थे दिन पे। आज की तारीख में हम 35 से 40 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवेज कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो लैंड एक्विजिशन रहता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फंडिंग होता है, और गडकरी साहब तो ऐलान करते हैं कि हमें कोई पैसे की कमी नहीं है। हम तो उल्टा हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो लैंड एक्विजिशन में अटके हुए और स्टेट गवर्नमेंट की कोऑपरेशन के कारण अटके हुए, नहीं तो और भी हम पेस के ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का हो रहा है, रेलवेज के हो रहे हैं, पोर्ट्स के हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स के हो रहे हैं। तो यूपी जैसे स्टेट में 17 न्यू एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और प्लस जावेद का जो सबसे हिंदुस्तान में बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा, शायद एशिया में भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, पता नहीं विश्व में होगा कि नहीं, लेकिन जरूर एशिया में वो नंबर 1 के मुकाबले में आ रहे। तो आइए अभी रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट आज के तारीख में इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 7% ऑफ GDP, लेकिन गीतू जी, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 15% ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं रिपीट करना चाहता हूं, हम रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7.5% GDP का कंट्रीब्यूशन देती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में लोगों की नौकरी का कारण 15% है। ये बहुत बड़ी बात है। तो और इसमें जितना भी सरकार बढ़ोतरी देगी, प्राइवेट सेक्टर कर देंगे, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट फैंटास्टिक होगा। अभी देखिए, ये दाखला कोई नॉर्मली टीवी पर नहीं कहता, मैं कहना चाहता हूं आपको, ये तो जी, चीन का जिस समय
डबल डिजिट ग्रोथ रहा है, माना 10% से ज्यादा रहा, 12, 13, 14% जो रहा था, जो पास्ट की बात कर रहा हूं, अभी नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के कारण हुआ है। तो जितना भी जोर हमारी सरकार, केंद्र सरकार, स्टेट्स और प्राइवेट सेक्टर जितना भी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट के ऊपर जोर देंगे, उसका फायदा होगा। नीति आयोग ने ये ऐलान किया है कि 5 साल के बाद रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रिब्यूशन जो 7.5% आज है, वो 20% हो जाएगा। 1 ट्रिलियन, जब $5 ट्रिलियन होगा, तभी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन $1 ट्रिलियन हो जाएगा, लेकिन उसका 20% हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट 260 इंडस्ट्रीज को होती है, जैसे सीमेंट है, स्टील है, पेंट है, पॉटरीज है, वायर्स है, एयर कंडीशनिंग है, प्लम्बिंग है, आप नेम करिए, तो ये 260 इंडस्ट्रीज को लागू होता है। और उसकी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इतना होगा, जितनी भी आपके अनएम्प्लॉयमेंट आज के तारीख पे है, वो हम कवर कर पाएंगे ये सेक्टर को। जैसे आज ही हमारी बात हो रही थी गवर्नर RBI के साथ, वो वहां भी हमारी बातचीत में मैंने जिक्र किया कि आप जैसे भी आप रियल एस्टेट के ऊपर ज्यादा जोर देंगे, उधार रहेंगे, उसका सेक्टर की जो बढ़ोतरी है, उससे एक तो लोगों को मकान मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान की एक बहुत बड़ी बात है। और मुंबई जैसे सबसे अमीर शहर गिना जाता है हिंदुस्तान में, तो उसके 50% लोग तो अभी भी झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो उनकी भी उम्मीद हम पूरा कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा से ज्यादा तो उनके पास कैपेसिटी है कि घर खरीदने का, पर हम बना नहीं रहे हैं वो कैटेगरी की घर। तो ये सब आप देखा जाए तो मेरे अंदाज से जो आपने प्रश्न पूछा उसका मैंने बहुत लंबा जवाब दिया, लेकिन जवाब ये है कि हमारी जो टारगेट प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं वो मुमकिन है, हम कर पाएंगे। सिर्फ हमारे कुछ सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जरूर देना है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देखा जाए या GDP को आप 10% से ज्यादा लेके जाना चाहिए और करना चाहिए, और हो सकता है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, रियल एस्टेट के ऊपर ज्यादा ध्यान गौर देना चाहिए, उसको बढ़ोतरी देनी चाहिए। जो आपने PLI वगैरह स्कीम्स दिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाउसिंग को भी उसी किस्म का जोर देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया।